अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वी टॉक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मियां फराज हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की ताहयात नहली के हवाले से केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है और अटारनी जनरल ने इस्तदा की है कि जो सियासतदानों की ताहयात नहली का केस है उस पर नज़रसानी की जाए, उसको देखा जाए और उसका कोई फ़ैसला किया जाए। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं इलेक्शन एक्ट की जो है तईद करता हूँ, जिस पर काजी साहब ने सवाल किया एडवोकेट जनरल से कि क्या आप सब भी अटॉर्नी जनरल की इस बात से इत्फाक करते हैं या फिर आप इसके मुखालफ जाना चाहेंगे। तो तमाम एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि जो इलेक्शन एक्ट है हम उसकी तायद करते हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ये 62 आर्टिकल जो 62 है इसमें ताहयात न्यायालय के हवाले से मतलब क्या न्यायालय की मुद्दत के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। ये एक अदालती फैसला था जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि एक तरफ तो लिखा जाता है कि झूठ बोलने वाले को ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा, और दूसरी तरफ संगीन जुर्म जो करते हैं, गद्दारी के मुकदमे, कत्ल करते हैं, वही लोग कुछ अरसे बाद आके इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या मामूली बुनियाद पर किसी को ताहयात नाअहल करना एक गैर मुनासिब अमल नहीं है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया या मीडिया जो है वो उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तासर पैदा ना किया जाए कि हम किसी मखसूस जमात के को लेकर हम ये समाअत कर रहे हैं। ये एक आइनी मसला है जिसको हम एक ही बार में हल करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे जो उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कुनंदगान हैं उनको आरओ के ऑफिस में पेश नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से 90% हमारे उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। और हम अदलिया से उम्मीद करते हैं और अदलिया को इसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी। और कहा कि अगर बल्ले का निशान हमें नहीं भी मिलता तो कोई मसला नहीं है, कोई भी निशान इंतखाबी निशान हमें मिल जाए तो हम इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार जनाब रज़ा सैयद साहब, और उनके साथ वारिस रज़ा साहब, और उनके साथ मोहतरमा सफ़ीना खान साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की आज की जो प्रोसीडिंग है आपने भी सुनी, तो क्या आपको भी लगता है कि मतलब किसी भी सियासतदान को किसी मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहल करना एक गैर मुनासिब अमल है? जी बहुत शुक्रिया। आज बहुत तारीखी नौयत की प्रोसीडिंग थी। 7 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में बैठा था और उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जो दलाइल थे उनको सुना गया। इसके साथ साथ चारों जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको भी ऑनलाइन इस समाअत में शामिल किया गया था। इस समाअत की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हो रही थी, जहां से तमाम नुमाया चैनल्स ने इसको अपने चैनल पे नाजरीन के सामने पेश किया। अच्छा, आइन के 2 आर्टिकल हैं 62 और 63। ये 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं कि जिनमें ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कुछ इस नौयत की अमेंडमेंट्स की गई थी कि जिनके तहत अखलाकी नौयत के या मजहबी नौयत के क्राइटेरियाज को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें इनकलकेट कर दिया गया था। और उस वक्त मकसद ये था कि जनरल ज़िया साहब जो थे वो क्योंकि एक मज़हब को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इस्तेमाल करते थे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर, तो उन्होंने अपने पसंदीदा या नापसंदीदा लोगों को हैंडल करने के लिए 62 और 63 आर्टिकल के अंदर ऐसी अमेंडमेंट्स करवाई थी कि जिसके नतीजे में आज जो यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस को ये रिमार्क्स देने पड़े कि आज जो क्राइटेरिया बना हुआ है इलेक्शन में अहलियत और नाअहलियत का, अगर ये क्राइटेरिया होता तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी अगर आज होते तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता 62 और 63 के जो पैमाने हैं उनके ऊपर पूरा उतरना। तो ये बड़ी मजे का खेज बात भी है और ये अफसोसनाक भी है और तकलीफदेह बात भी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को इतना ज़्यादा हमने मुश्किल बना दिया है। देखिए, ये सारे मामलात जो हो रहे हैं जिसमें उम्मीदवारों को शिकवे हो रहे हैं कि जी हमारा तायद कुनिंदा गायब हो गया, हमारा तजवीज़ कुनिंदा गायब हो गया, ये इन सारे प्रोसेसेस को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हामी हूँ,
मैं तो ये तजवीज देना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म की मदद से आज के जनाब अगली जो पार्लियामान बने वो इन सारे प्रोसेसेस को ऑनलाइन फैसिलिटेट करने का बंदोबस्त कानून पास करे। देखिए नादरा का डेटाबेस आपका पूरा का पूरा ऑनलाइन मौजूद है और वो तमाम मालूमात जो टैक्स या एफबीआर से रिलेटेड होती है वो भी ऑनलाइन उसका एक्सेस अवेलेबल है। तो किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी को दाखिल करने का 200 साल पुराना तरीका जो है ना अब हमें उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। अब ये सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जो एलिजिबल हो बेशक कानून वही रखें आप, लेकिन वो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा करे, ऑनलाइन उसके तजवीज़ हो, ऑनलाइन उसकी तायीद हो। ये चक्कर ही खत्म हो जाए कि रास्ते से पुलिस वाले ने उठा लिया या घर पे छापा पड़ गया। ये 150 साल पुरानी जो बरतानवी दौर की जो हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, पुलिस स्टेट बना के और बदमाशी करके लोगों को मारपीट करके इलेक्शन में जाने से रोकना या इलेक्शन का हिस्सा बनाना, हमें इन प्रैक्टिसेस से जान छुड़ा लेनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को एक खूबसूरत मौका मिला था 2018 में कि वो रिफॉर्म्स करते, नया पाकिस्तान के नाम पे वो लोग आए थे, उनको रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं कर सके वो। सर अब आपकी मैं आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा ऊंची बोलिएगा। अगली असेंबली जो भी आएगी उनसे तो मेरी ये तवक्को होगी और बल्कि मेरा मुतालबा होगा एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से अगली असेंबली से कि वो ऐसी कानून साजी करें कि जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से तमाम कागजात नामजदगी भी जमा हो जाएं और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फैसिलिटेट हो। और मैं तो इस बात का भी हामी हूं कि पोलिंग और वोटिंग जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होनी चाहिए। आज के दौर में मोबाइल फोन से जब आप हर काम कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट मोबाइल फोन से ऑपरेट हो रहा है, आप अपनी तनख्वाहें मुलाजमीन की जो है वो बैंक अकाउंट और यानी मोबाइल ऐप के जरिए से मैनेज कर रहे होते हैं, शॉपिंग आप जो है घर की ग्रोसरी जो है वो आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं, तो भाई आप वोट क्यों नहीं कर सकते मोबाइल फोन से? आप ठीक है जी, कागजात नामजदगी क्यों नहीं जमा कर सकते अपने मोबाइल फोन से? ठीक है ये जी। सारे धंधे सफीना ही खान खत्म हो साहिबा, जाएंगे। क्या आप भी समझती हैं मतलब जो रजा सैयद साहब ने फरमाया कि तमाम तर जो सिस्टम है हमारा वो ऑनलाइन होना चाहिए, उसको ऑनलाइन मॉनिटर करना चाहिए, कागजात जो हैं वो भी ऑनलाइन जमा होने चाहिए, वोटिंग का सिस्टम भी ऑनलाइन होना चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं सवाल ये भी ऐड करना चाहूँगा, क्या आप समझती हैं कि किसी भी सियासतदान को मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नहल करना एक गैर मुनासिब अमल है? अस्सलामुअलैकुम फराज, पहली बात कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस होनी चाहिए। यस, ये रिक्वायरमेंट है इस एरा की कि हर चीज जब टेक्नोलॉजी में चल रही है, फिंगर टिप्स के ऊपर की जा सकती है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। यहाँ पर भी यूके में हम यही देख रहे हैं कि मेरी आवाज एको हो रही? जी जी आ रही आवाज़ आप आ रही है। तो यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि एक सर्टेन सिस्टम के अंदर कुछ चीजें फीड कर दी जाती हैं और उस रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे होते तो जो एप्लीकेशन होती है वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं होती है। तो आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती हैं, तो तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड होती है। तो अगर ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे हो जाता है कि एक सर्टेन क्राइटेरिया रखते कि एप्लीकेशन वो स्टेप बाय स्टेप वो फिल होती जाएगी तो एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। तो ये होना चाहिए पाकिस्तान में। मैं इसमें टोटली जो है इंडोर्स करती हूँ रजा साहब की इस बात को। दूसरा, आपने कहा जो ताहियात नाहली वाली बात है, एक तरफ तो हमारे जो चीफ जस्टिस है वो बड़े प्यार से कहते हैं कि मैं किसी एक जमात को फायदा देने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ ये जो देख रहे हैं कि दूसरे वकला, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वो चीखो पुकार कर रहे हैं, आओ बका कर रहे हैं, उनकी आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है। तो वो ये कहते हैं कि वन साइडेड, मुझे कल बल्कि इतना अहम केस था उसको पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा कि कल मैं दोबारा जो है वो नाहली केस ही सुनूंगा। तो बहुत सारी चीजें जो है वो सवालिया निशान उठाती हैं हमारे अदलिया के सिस्टम के ऊपर। जैसे कि आज हमारे काकर साहब ने भी बोला, वजीर आजम साहब ने, कि अदलिया के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल जो है वो उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं। क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई इंडिविजुअल पिक एंड चूज करके शख्सियत पाकिस्तान की कोई भी हो सकती है, आप नॉट सेइंग नवाज शरीफ, वो इमरान खान भी हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ और रजा साहब भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, उनको एक स्पेशली उनको फेवर दे के पिक कर लिया जाता है और तमाम पुराने केसेस को साइड पर रख के उनकी प्रेफरेंस के तौर पे उनका केस सुना जाता है। तो दैट्स कॉल्ड प्रिविलेज, दैट्स कॉल्ड कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दे रहे हैं और आप साथ में कह रहे हैं हम किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने। जो साल से पाकिस्तान के अंदर साइलिन जो फांसी चढ़ जाते हैं और वो बेगुनाह होते हैं और सालों बाद फैसला होता है कि जी उसको सॉरी ये क्या कहते हैं बाइस के तौर पे बरी किया जाता है और पता चलता है बंदा तो फांसी चढ़ चुका हुआ। तो ये पाकिस्तान की अपनी अदलिया अपने केसेस करती नहीं है। जो इनको फैसले करने के लिए रखा गया है
पाकिस्तान के निजाम में अवाम को बेहतरी के लिए, इंसाफ मुहैया करने के लिए, उस पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। इंडिविजुअल पिक करते हैं सियासतदानों को, और जहां जो इनको लाडला होता है उसको इंसाफ देने में सबसे आगे आगे होते हैं। रात के 12 बजे भी तब जो है अदालतें खुल जाती हैं। तो पाकिस्तानी अदलिया ऐसे ही नहीं सबसे दुनिया में आखिरी नंबर पर आती, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है सफीना खान साहबा, क्या आपको लगता है कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, जो मतलब कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से दलाइल दिए गए हैं और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, इस तमाम तरह प्रोसीडिंग के बाद आपको लग रहा है कि मियां साहब के लिए रास्ता जो है वो हमवार होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, हमारे चीफ जस्टिस कर ये सब कुछ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने मियां साहब को फेवर देनी है, उन्होंने उनको अहल करना है। लेकिन उसके उसके उस चीजों को छोड़ दे, वो तो हमें पता है कि वो तो लिखा हुआ है, दीवार पे नजर आ रहा है कि उन्होंने अहल हो जाना है। बाकी चीजें जो हमारे काजी फाइज हिस्सा वो एक्सपोज हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से, वो हमारे पाकिस्तान की अदलिया के लिए ठीक नहीं है। अब वो बेहंगम से सवाल करते हैं कि ये क्या बात हुई, अगर कोई शख्स गुनहगार था उसने 20 साल जो है आलम बन गया तो वो गुनाहगार ही रहेगा। आई मीन व्हाट द हेल इज दैट? एक मुजरिम एक कातिल है और उसने चोरी की है, वो 20 साल कहीं छुपा रहे, अमाम बन जाए, लेकिन वो केस जब भी खुलेगा उसको उस केस की सजा मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि मैंने चोरी कर ली थी, अब कोई शख्स उठता है वो कहता है सफीना ने मेरी चोरी की थी, तो मैं कहूँ जज साहब देखे ना मैं 20 साल में आलमा बन गई हूँ, तो मेरे पे तो यहाँ पे मुझे माफ कर देना। तो जज साहब के हाँ हाँ सफीना ने चोरी की होगी, पुरानी की होगी, अब आलमा बन गई है, अब इसको माफ कर दे। ये क्या तरीका है? ये क्या पंचायत लगा के बैठे हुए हमारे जजेस? अगर पंचायत सिस्टम ही करना तो बंद करें अदालतों को, यूनिवर्सिटी बनाए पार्लियामेंट को, और जजेस में भी जो है मौलम करे, मौलवी बैठे हाफिज बने, ताकि कोई फायदा तो हो, कचहरियां लगे, सरेआम लोगों को एट द स्पॉट जो है वो इंसाफ मिले। ये क्या हमें इतनी डिग्रियां लेने के बाद, चीफ जस्टिस बनने के बाद हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई गुनहगार है, अगर कोई अगवा हो गया है, वो खुद आके मुझे बताए कि मैं अगवा हो गया था। तुम्हें कैसे पता कि जी वो अगवा हुआ था? आई मीन एक कातिल को जब डिफेंड करने के लिए दो वकील खड़े होते हैं, एक कातिल को डिफेंड कर रहा होता है, दूसरा उसको एक्यूज कर रहा होता है, तो अब जजेस कहेंगे आपको कैसे पता कि ये कातिल ने कत्ल किया? आप वकील साहब उस वक्त मौजूद थे वहां पर तभी कत्ल हो रहा था। क्या है ये? क्या है ये? मजाक बनवा रहे लेकिन हैं चीफ अपना। जस्टिस साहब सवाल ये कर रहे थे कि कत्ल करने वाला जो है वो तो आके दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है ना, लेकिन एक डिक्लेरेशन तो दी गई है, वो क्यों नहीं दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? मुझे नहीं पता कि कौन सा उसके लिए कातिल क्यों है। नहीं, मतलब कि कोई ऑप्शंस बाकी हैं? I'm really very sorry, मुझे नहीं पता किस कातिल ने आज तक पाकिस्तान के ये अंदर आज इलेक्शन डिस्कशन लड़े हो हैं। रही अगर थी लड़े ना, हैं आपने तो भी सुने? इन्हीं के ऊपर सवालिया निशान है, अगर लड़े हैं तो भी हमारी अदलिया के ऊपर सवालिया निशान है। नहीं देखें, बात सुने, जो मतलब कि कातिल है या फिर गद्दारी केस है वो सॉरी, ताहयात बात नहल काट तो रही नहीं हूँ होता, पूरी, उसको फराज, सजा मैं दी आपकी जाती बात है। काट रही हूँ, तो ये भी पूरी दुनिया मतलब कि सजा के बाद अगर वो इलेक्शन लड़ सकता है तो ताहयात नहली वाला जो है मामला, जैसे आज जस्टिस मंसूर शाह आज़म ने फरमाया कि गैर मामूली वजूहात की बिना पर किसी को ताहयात नहल करना एक गैर मुनासिब अमल है, तो उसको भी मौका देना चाहिए ना। आज ये डिस्कशन हो रही थी। भी लोगों को फॉर लाइफ जो है वो सियासत से आउट कर दिया जाता है। अगर एक शख्स जो है वो बदयांती करता है, इवन ये भी अपना डिस्क्लोज नहीं करता कि मैं फला जगह पे रहता हूँ, और उसको भी बैन कर दिया जाता है सियासत में। ये पाकिस्तान में किस किस्म की रिवायत चला दी गई है कि जो झूठा है, फ्रॉड है, कातिल है, उसको बस रिलीफ दे दिया जाए क्योंकि उसके गुनाह धुल गए हैं। पाकिस्तान में, ये यूके में एक दफा अगर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गए, आप नहीं कुछ भी कर सकते। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप टीचर नहीं बन सकते। आपका लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पब्लिक बात सर्विस सुने, में काम नहीं इसमें कर सकते। अदलिया ही नहीं जिम्मेदार, इसमें हमारे पॉलिटिकल जो सियासतदान हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं, जो किसी का आलाकार बन के मतलब कि ये सारे तो मामला मैं होते कह हैं। रही हूँ कि क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल, उसको रोक दिया जाता है पब्लिक ठीक है, सर्विस से, किसी भी किस्म की रिस्ट्रेन करना होता है हमारे सिस्टम में, ना कि अजीब किसी की मंतके पेश करके उनको ठीक है, सिंपथाइजर बना सफीना के साहब दुनिया के आपका सामने पॉइंट पेश आ किया गया जाए। है। वारिस राना साहब आपके पास आऊँगा कि आज जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने फरमाया कि मतलब कि किसी भी सियासतदान को किसी मामूली वजूहात की बुनियाद पर उसको ताहयात नहल करना एक गैर मुनासिब अमल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैंने सफीना की पूरी बात सुनी है और किसी हद तक रजा साहब की भी बात सुनी है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही आवाज। अच्छा, मैंने किसी हद तक रजा साहब की बात भी सुनी है। मैं ये समझता हूँ कि सफीना जो है ना वो टामकटोइयां मार रही है, हकायक से अलहदा होकर बात कर रही है, अपनी ख्वाहिशात की बात कर रही है, अपनी ख्वाहिश को जो है ना बरूकार सामने ला रही है। बहुत माजरत के साथ, ये अच्छा रवैया नहीं है, ये किसी भी तज्जिएकार का रवैया अच्छा नहीं है।
बात यह है कि आज के फैक्ट्स एंड फिगर पर बात की जाए। बात यह है कि आपके वकील शोएब शाहीन साहब ये मुकदमा लेके गए कि जनाब हमारे लोग मिसिंग हैं। उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो आप बिल्कुल बात कीजिए और ये बताइए कि मिसिंग लोगों के ऊपर जो है ना आपकी वजारत थी और जिसका उन्होंने हवाला भी दिया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट में उसका हवाला दिया है। तो उन्होंने कहा जनाब वो शीनी मजारी साहब ने एक बिल पास किया था लापता अफराद के हवाले से कानून साजी की थी, वो बिल जो है ना सेनेट में जाके चोरी हो गया। अब एक चीफ जस्टिस जो है, आप मुझे बताइए कि ये पूछ रहा है कि शाहीन साहब ये बताइए कि चीफ यानी उस वक्त चेयरमैन सेनेट कौन था? उन्होंने कहा जनाब संजरानी साहब। सुन मैं पूरी प्रोसीडिंग बता सकता हूँ। उन्होंने कहा जनाब संजरानी किसके नुमाइंदे थे? जनाब पीटीआई के। बिल्कुल जनाब पीटीआई का नुमाइंदा, पीटीआई का चेयरमैन, पीटीआई का वजीर। आप संजरानी साहब पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बिल गायब कर दिया। तो आप एक एप्लीकेशन डालिए, हम संजरानी साहब को बुला लेते हैं। कि नहीं जनाब मुझे नहीं पता, मैं बयान को कोट कर रहा हूं। सूरत हाल ये है मेरे दोस्त कि वकील जो है ना आए बाएं शाएं टामक टोइयां नहीं चलती, वो सुप्रीम कोर्ट है। जब आप ये कहते हैं ना कि बिल गायब हो गया, तो उन्होंने सही सवाल किया कि कैसे गायब हुआ, इसके क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? वजीर आजम तो आपके इमरान खान खुद थे, और एक वजीर का बिल कौमी असम्बली से पास होकर सेनेट में आता है और सेनेट से गायब हो जाता है। व्हाट इज अ शेम, शेमफुल एक्ट है ये उस गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के वजीरों का, उस गवर्नमेंट के वकला का, कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब सेनेट के चेयरमैन, या तो आप साफ कहिए, उन्होंने कहा कि मैं नोटिस देकर बुला लेता हूं। उन्होंने नहीं जनाब वो असल में हम तो यूं कहना चाह रहे थे, हम तो यूं कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जनाब कल आप गायब थे। अब जब मैंने, अब ये कोट अनकोट बता रहा हूं, उन्होंने कहा कल मैंने आपको कहा था 11:30 बजे आप आइए, आप गायब थे। उसके बावजूद हम आज आपको सुन रहे हैं, हालांकि आज अहम केस लगा हुआ है हमारे पास, उसके बावजूद हम आपको सुन रहे हैं। भाई बात यह है कि चीफ जस्टिस है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कोई फारिग नहीं बैठे हुए कि जनाब पीटीआई को पुरानी आदत पड़ गई है लाडलेपन की कि हम जाएंगे फौरन नंबर लग जाएगा, फौरन बंदयाल साहब बुला लेंगे, फौरन साकिब निसाब बुला लेंगे हमारे हक में। सादिक, आज तो उन्होंने सादिक और अमीन पर भी कहा है, कहने का सादिक और अमीन तो रसूलुल्लाह के लिए, कि इंसानों को आप कब से बांटने लगे सादिक और अमीन। बात यह है कि अगर अदालत जो सवालात पूछती है उसके जवाबात जब आपके वकला के पास नहीं होते, और वो वकला जो है ना वो प्रैक्टिस पत्नी कैसे कर रहे होते हैं, वकला अपनी तरबियत पर, अपने इल्म पर, अपनी काबिलियत पर खुद गौर करें कि वो कर क्या रहे। ठीक है, लेकिन सवाल पे वापस आते हैं ना, सवाल पे वापस आते हैं कि मतलब जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बात की है कि मामूली वजूहात की बिना पर किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल करार देना गैर मुनासिब चीज़ है। मतलब कि आज की प्रोसीडिंग भी आपने सुनी, तो क्या आपको लग रहा है कि मियां साहब के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सही कहा है? उसकी वजह मैं बता दूं। नहीं, मियां साहब के लिए रास्ते हमवार नहीं हुए। सुन लीजिए मेरी बात, ये आईनी बात है, ये कानूनी बात है, ये हम हवाओं में नहीं उड़ाएंगे इन बातों को। फराज साहब बहुत अहम बात है ये। आपने कैसे कह दिया कि मंसूर अली शाह जो है ना ये बात कहकर जो है ना नवाज शरीफ को जो है ना फेवर देना चाहते हैं? नहीं तो हमारी अदालत में फैसला है ना, अदालत, हमारी अदालत ने नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल की है ना, क्या हमारे आइन में कोई मसला है या हमारे जजेस में मसला है? फिर सुन लीजिए, अब यही आज अदालत ने कहा है कि जब आइन की रूह से एक आदमी ताउम्र के लिए नाअहल नहीं हो सकता, तो किस अदालत ने, कौन सी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है? यही तो डिबेट है कि भाई बात यह है कि जब आईनी तौर से एक और एक जुमला और कहा उन्होंने कि आप ये चाहते हैं कि आइन तोड़ने वालों को, आइन शिकनों को, मार्शल लॉ लगाने वालों को, फौजी डिक्टेटरों को तो 5 साल की सजा मिले।
और जो है ना सियासतदानों को जो है ना आप अदालत के जरिए जो है ना ताउम्र वो करवा दें नाअहल, तो ये नहीं हो सकता। मैं आइन की बुक के मुताबिक चलूंगा। जो आइन जिन्होंने लिखा है, आइन जहां से बना है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट आइन बना सकती है, मुंतखब नुमाइंदे आइन बना सकते हैं। उस आइन में कहीं भी ताउम्र जो है ना नाअहली नहीं लिखी हुई है। यही तो डिबेट है। आज की डिबेट क्या है इसके अलावा आप उसको यूं कह रहे हैं कि जनाब नवाज को फेवर जारी है। भाई वो नवाज को क्यों फेवर करेगा? नहीं, मैं ये बात नहीं उन्होंने कर तो रहा कि कहा नवाज शरीफ को फेवर कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मियां साहब के लिए रस्ते हमवार हो रहे हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ बिल्कुल चुका है रास्ते- और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन वी टॉक। नाजरीन, पाकिस्तान में हर दौर में अदलिया पर क्रिटिसाइज होता रहा है, निशाना बनाते रहे हैं जजेस को मुखालफिन। मतलब कि ज़ाहिर बात है, जिनको पसंद नापसंद का मामला है, फ़ैसला अगर पसंद नहीं आया तो जजों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसी तरह आज भी ये जो आज की जो अहम प्रोसीडिंग थी, आज जो समाअत हुई है, उसके बाद काजी फाइज साहब जो हैं वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हैं और कुछ लोग और कुछ सहाफ़ी भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। रज़ा सैयद साहब, आपके पास आना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर मतलब कि अगर तो कानून और आइन में गुंजाइश है किसी चीज़ की तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि जजों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जैसे पहले भी होता रहा है, पहले हुकूमतों में भी, अब भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? माशरे में एक पॉलिटिकल डिवाइड है और ये पॉलिटिकल डिवाइड पिछले 2 साल के दौरान से ये पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज्यादा नुमायां हो गई है, बहुत वाज़ेह हो गई है। इस पॉलिटिकल डिवाइड का जो नुकसान हुआ है इस माशरे को, वो ये हुआ है कि लोग एक दूसरे का एहतराम करना कम हो गए हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबात करना शुरू हो गए हैं, लोग निज़ाम पर सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं, लोग अदालतों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। गर्ज सूरत हाल ये है कि अगर मेरी पसंद की कोई बात हो जाती है तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल होती है, और अगर कोई बात ऐसी होती है कि जिससे मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही होती तो मैं उसको स्कैंडलाइज कर देता हूं। तो ये अफरा तफरी की तरफ माशरे को बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ले जाया गया है 2 साल के दौरान, और ये अफरा तफरी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये अफरा तफरी पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। अदालत, आइन और कानून, ये तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और अपने अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। आज अगर अदालत में मुंसिफ आला की कुर्सी पे एक ऐसा शख्स बैठा है कि जिसके साथ कुछ बुरी यादें किसी की वाबस्ता हैं माजी की, तो फिर वो तबका उस मुंसिफ आला के हर इकदाम को कंट्रोवर्शियल बनाने की मुहिम चला रहा है। ये जो आप टॉप ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। ये टॉप ट्रेंडिंग इसलिए हो रही है कि इन्हीं मुंसिफ आला को, जो इनके चहीते लाडले की हुकूमत थी उसमें इनको घर भेजने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हर वो तरीका इस्तेमाल किया गया कि जिससे इनकी नौकरी खत्म करके इन्हें घर भेज दिया जाता, उसमें नाकाम रह गए। क्योंकि बहरहाल अल्लाह ताला एक ऊपर जो बैठे हैं वो सबसे बड़े प्लानर हैं, तो वो प्लान हो गए नाकाम। तो अब वो प्लान नाकाम हो गए तो अब इनको डर है, अब इन्हें खौफ है कि ये आदमी बदला ले लेगा हमारे साथ, ये आदमी हमारे लीडर को फांसी लगा देगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मौज़िब माशरे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक मौज़िब माशरे में वो नहीं फैलनी चाहिए और गलती को गलती के साथ नहीं दोहराया जा सकता वैसे भी। जी। तो ये जो माहौल बना हुआ है ना कि अगर आपको पसंद नहीं आई कोई बात तो आपने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया। क्या है ट्विटर? क्या चीज है ट्विटर? ट्विटर मैं बताऊं आपको, ट्विटर एक बटन की मार है। इंटरनेट का स्विच अगर ऑफ हो जाए तो फिर कौन सा ट्विटर होगा और कौन सा ट्रेंड होगा किसको पता चलेगा? पाकिस्तान के अवाम की जो हकीकत है ना, वो है आलू, प्याज और टमाटर का रेट। ये है पाकिस्तान के अवाम की असल प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अवाम की ये प्रॉब्लम नहीं है कि ट्विटर पे क्या ट्रेंड कर रहा है और कौन ट्रेंड कर रहा है। हमें सब पता है कैसे ट्रेंड होता है ट्विटर के ऊपर, हमें सब मालूम है कहाँ से ये ट्रोल फार्म्स चल रहे हैं और कैसे डॉलरों में पेमेंट हो रही है और कैसे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो इंतशार फैला रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, शैतानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सब पता है हमें। और पाकिस्तान के अवाम को
बहकाकर, उनको इंतशार की तरफ ले जाकर उनके लिए खुद मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उनकी रोजी रोटी के मौके खराब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को जल्द या बदेर ये बात समझ में आ जाएगी कि वो लोग के जिन्होंने उनको बहकाया, वो लोग के जिन्होंने उनको अपने मजमूम सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, वही दरअसल उनके सबसे बड़े दुश्मन थे और वही दरअसल पाकिस्तान के इस्तेहकाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। मैं पर उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको बेवकूफ़ बनाने वाले और उनको इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं और उनके पीछे किन के हाथ हैं और किन के अज़ाइम हैं। ये वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। ठीक है जी। वारिस रज़ा साहब, आप इस तमाम तर सूरत को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे रज़ा सैयद साहब ने फरमाया कि ये जो ट्विटर ट्रेंड चलते हैं, मतलब कि इसके पीछे डॉलर और जो हमारे मुल्क मुखालफिन जो क़ुव्वतें हैं उनका बहुत अहम किरदार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और मतलब कि अगर आइन में गुंजाइश है, कानून में गुंजाइश है किसी भी फैसले की, तो फिर क्यों जजों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है? मुखालफिन को, जो सियासी मुखालफिन है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए ना। देखिए, रज़ा साहब ने जैसे कहा ना कि यहाँ दो किस्म के जो है ना सोच के लोग हैं। एक सोच वो है जो आमिराना मिजाज के जज या वो जज जो कि नजरिया ज़रूरत के जज थे, उनका एक तबका है जो कि उनको पसंद करता है कि भाई मुल्क में जो है ना वो इफ़ाम व तफ़हीम से चला जाए और ये किया जाए और वो किया जाए। सोहेल वड़ाई जैसे लोग जो है ना वो चीफ जस्टिस को बाकायदा ख़त लिख रहे होते हैं कि जनाब ऐसा ना हो कि आपके फैसलों से जो है ना काया ही पलट जाए और जजेस घर चले जाएं। तो ये एक ट्रेंड है, वो एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट को तक़वियत देने में पीटीआई को बाकायदा जो है ना प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था और उस प्रोजेक्ट ने एक ख़ास काम किया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो कि इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको क्या कोशिशें नहीं की निकालने की, किस तरीके से ये चला जाए, क्यों कि वो उनके माइंडसेट को रिप्लेस करने जा रहा था। तो आज वो जो ट्रेंड है जिसको माइंडसेट जो है ना नहीं चल पा रहा या झूठ पर मबनी था या आइन और कानून से इन्हिराफ पर मबनी माइंडसेट था, वो चूंकि अब उस माइंडसेट की कोई गुंजाइश नहीं बाकी यानी वो देख रहे हैं, लिहाजा वो ट्रेंड चला रहे हैं। अच्छा, ट्रेंड कैसे चलते हैं इस मुझसे ज्यादा बेहतर जो है ना आपको रज़ा साहब ने बता दिया कि टेक्निकल आदमी वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं चीजों को कि ट्रेंड कैसे चलते हैं। हमें सब पता है। बात ये है इसमें, अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, सोसाइटी को पोलराइज नहीं करना चाहिए। सोसाइटी को यानी जो सियासतदान होता है ना, वो सोसाइटी में इंतशार पैदा नहीं करता। समाज इंतशार का नाम नहीं होता, समाज यकजहती का नाम होता है। समाज जो है ना माशी जरूरियात का नाम होता है। समाज सियासी बर्दाश्त का नाम होता है। तो हमारे यहाँ जो इमरान खान जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने पूरी ये कोशिश की कि माशरा इंतशार का शिकार हो, अदम बर्दाश्त माशरे से खत्म हो जाए और सियासत नाम की कोई चीज जो है ना किसी में बाकी ना रहे। तो ये जो आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर से उस सोच का ट्रेंड है जो कि शिकस्त पाने की तरफ जा रही है, बल्कि शिकस्त खुर्दा कुव्वत है वो, और शिकस्त उनका मुकद्दर लिखा जा चुका है। उनको नजर आ रहा है कि उनका, मैं आपसे कई मरतबा ये कह चुका हूं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुका हूं कि इमरान खान का चैप्टर पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो चुका है, हतमी तौर से खत्म हो चुका है। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं ये बात, ये मैं काफी अरसे से ये बात कह रहा हूं, जिस पर जो है ना रज़ा साहब शायद मुझसे कहते रहते हैं कि इसमें नरमी कीजिए। मैं कहता हूं नहीं, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो ये जो क्लोज होने वाला चैप्टर है, वो ये ट्रेंड चलाता है मनफी, ताकि वो जो समाज में उसने जो धड़ा कायम किया है, समाज में जो सोच कायम की है इंतशार की, उसको तक़वियत मिले और ये समाज जो है ना इंतशार पसंद समाज रहे। ठीक है जी, ठीक है। सफीना खान साहिबा, आपके पास आऊँगा कि आज जो चेयरमैन पीटीआई है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, फिर वही शिकवे शिकायतें कि हमारे उम्मीदवारों के जो तईद और तजवीज़ कुनदगान है उनको
आरओ के दफ्तर में जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 90% हमारे उम्मीदवारों के जो कागजात हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि अदलिया को अहम रोल किरदार यहाँ पे अहम किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या आप समझती हैं कि इस सूरत हाल में अदलिया को या फिर इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है? अगर अभी से उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट मतलब कि कैसे वो तस्लीम करेंगे? कोई भी शख्स हो वो बेवकूफाना हरकत करेगा कि इमरान खान की पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। हम सबको पता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, उनको तो ग्राउंड से भी अंदर एंटर होने की इजाजत नहीं मिल रही है। तो ये वो जितना मर्जी रोना रोता रहेंगे, उनकी किसी ने नहीं सुननी है। तो बराए मेहरबानी जो कुछ ऑप्शन उनके पास बचता है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। उनसे बल्ले का निशान छीन लिया जाएगा, वो तब भी उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो लड़े। ये एक देखिए रेजिस्टेंस का नाम हो सकता है कि अगर आपको जबरदस्ती फोर्सफुली एक सिस्टम से उखाड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को भी 3 दफा उखाड़ कर बाहर फेंकने की कोशिश की गई थी। उनके मुखालिफिन भी कहते थे नवाज शरीफ हिस्ट्री हो गया, तो नवाज शरीफ फिर वापस आया, फिर वापस आया, फिर वापस आया। और आज वही लोग जो बैठे हुए हैं जो हमसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं, जो ये बातें सुन चुके हुए हैं कि जिन्होंने नवाज शरीफ के बारे में ये कहा कि हिस्ट्री हो गया, अब ये वापस नहीं आ सकता पाकिस्तान की सियासत में, वो वापस आया। तो जब ये हमारे जो सीनियर लोग होते हैं, जब वो जानते हैं कि माजी में ये हिस्ट्री में बार बार रिपीट होता है, बेनजीर के बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सियासत के लिए खतरा है, वो फिर वापस आई और वो फिर वापस आई। तो एक इमरान खान को आप कैसे सारे मिलके फिर वही लोग, मुझे इसलिए अफसोस होता है कि ये जमहूरी सोच नहीं है कि आप खुद दूसरे को पसंद नहीं करते तो उसको कहीं इसको जड़ से सिस्टम से उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये हमें पसंद नहीं है, क्योंकि इसने हमें चैलेंज कर दिया, क्योंकि इसने हमारी बनी हुई 40 साल की रियासत सियासत जो हुआ है उसको तख्त को हिला दिया। तो ये जो हम कहते हैं ना, डिक्टेटर सिर्फ वर्दी में नहीं होता, डिक्टेटर हर किसी के अंदर होता है। वो कब कहाँ जाग जाता है ये किसी को भी पता नहीं चलता। इस वक्त जो PMLN है पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप को की मम्बा बनी हुई है कि इमरान खान को उखाड़ के बाहर फेंक दे। तो जब इसका मतलब है कि इनके मरियम नवाज शरीफ साहब के वालिद के बारे में कहा जाता था, फिर दुरुस्त कहते थे। इसका मतलब जो भी सामने खड़ा होता है, जब दूसरे को ललकारना होता है, उस वक्त का वो फिरौन होता है और सामने वाला विक्टिम होता है। तो आज मरियम और उनकी पार्टी, उनके वालिद, उनकी पूरी जो जमहूरी तरीके से पीपल्स पार्टी कोई भी हो, वो सारे फिरौन बने हुए हैं। क्योंकि ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि जोर जबरदस्ती आप किसी के ऊपर उसके खाने पीने, उसके हर तरह से कदगन नहीं लगा सकते। तो ये किस किस्म के कौन से निजाम के तहत जो है ये फतवे जारी हो रहे हैं कि इमरान खान जो है वो नासूर है, वो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी का शहरी नहीं है, क्या वो ऑल ऑफ अ सडन जुमा 8 दिन से कहीं आया है, दूसरे प्लैनेट से आया है और आके लैंड कर गया है, जो कि पता नहीं था हमें कि ये कौन शख्स है, हमारे ही सिस्टम का हिस्सा है, हमारा ही वो पाकिस्तानी है। जिस तरह से नवाज शरीफ है, जिस तरह से जरदारी है, जिस तरह से शहबाज शरीफ है, मौलाना है। तो ये मुझे ये फतवे पसंद नहीं है। कल को जब नवाज शरीफ के खिलाफ नाइलियत हुई थी तब हमने उनके लिए भी बड़ी आवाज उठाई थी। आज हमारे ऊपर फर्ज है, एक शख्स के साथ बुरा हो रहा है उसके लिए उठा रहे हैं, कल कोई और होगा हम उसके लिए उठाएंगे। मेरा कोई पसंदीदा शख्स नहीं है, कोई भी किसी को भी ये हक ही नहीं है कि आप जबरदस्ती, क्योंकि वो शख्स आपको पसंद नहीं है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दे ताकि आपके लिए मैदान खुला हो जाए। ये जमहूरी रवैये नहीं होते। ठीक है जी। रज़ा सैयद साहब, जैसे सफीना खान साहब ने फरमाया कि इमरान खान भी पाकिस्तानी है, वो भी उन्होंने पाकिस्तान में उनकी पार्टी बड़ी असर रसूख रखने वाली 25 साल से उन्होंने जदोजहद की पाकिस्तान में और आखिरकार इक़्तिदार में भी आए। लेकिन उसके बावजूद जो रवैया आज उनके साथ हो रहा है, या फिर अगर उनकी शिकायतें सुने देखें, जैसे सफीना खान साहबा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, उनको तो ग्राउंड ही नहीं मिल रहा। तो सर कोई थोड़ा बहुत तो उनके लिए भी मामला सेट होने चाहिए ना, सेटल होने चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इक़्तिदार में नहीं आई थी तो उस वक्त तक तो उनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। जब वो इक़्तिदार से उनको जाना पड़ा, तहरीक अदम इत्तेमाद हुई, तो उसके बाद वो बन गई पाकिस्तान तहरीक इंतशार। और उन्होंने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सके थे आज तक। अगर ये लाहौर के ना होते, इसके साबिक चेयरमैन बानी साहब, अगर ये क्वेटा से होते या कराची से होते तो ये मिसिंग हो चुके होते अभी तक। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ ये बात। इनको ये लाडले अभी भी इतने हैं
कि इनको अभी भी रखा हुआ है ऑप्शन के तौर पे, खर्चा बढ़ा हुआ है इनके ऊपर, ये बात दुरुस्त है कि इन पे खर्चा बहुत हो गया है, तो उसकी वजह से ये खिलौना अभी मजीद खेलने के लिए भी किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि इस खिलौने से मजीद खेला जाएगा। मुझे क्या फर्क पड़ा है, मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से वो मैं आपको बता देता हूँ। 2016 में होंडा सिविक हमने खरीदी थी नई 25 लाख रुपए की, ठीक है जनाब। उसके बाद ये इनका जो प्रोजेक्ट इमरान खान है ये मुसल्लत हो गया हमारे ऊपर, और उसका नतीजा ये निकला कि जब ये तहरीक अदम एतमाद इनके साथ हुई है, उस वक्त नए मॉडल की 0 मीटर होंडा सिविक 1 करोड़ रुपए की हो गई थी। तो वो गाड़ी 5 साल के अंदर, बल्कि 5 से भी कम, 4.5 साल के अंदर पाकिस्तान में महंगाई के आलम ये हुआ कि 25 लाख रुपए में आने वाली गाड़ी 1 करोड़ रुपए की कीमत में हो गई। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या करें, पाकिस्तानी क्या करें? पाकिस्तानी इसी बात पे अपना सर सर धुनते रहें कि आपको तो मौका फायदा हुआ मिले ना, या आपने मिले? 25 लाख की ली है, 1 करोड़ की आप सेल कर देते। नहीं, क्यों सेल कर देता भाई? मेरा आलू प्याज भी तो 4 गुना महंगा हो गया ना। पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान लेकिन के एक आम लेकिन आदमी का सर जो यहाँ पे मैं आपसे मसला है एक ना, सवाल ऐड करना जी चाहूंगा कि जो जी 16 माह हुकूमत रही है, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जो साढ़े नहीं, 3 सवा साल का सत्यानाश हुआ इक़्तिदार और ना 16 ना। माह की 16 हुकूमत, देखें, कैसे वो कंपेयर 16 करेंगे? माह इंतशार के हैं, वो 16 माह, वो जो 16 महीने पीडीएम की हुकूमत रही है ना, वो तो इंतशार के दौरान की मनफी है, 0/0 है उसकी कारकर्दगी। पीडीएम की हुकूमत की कारकर्दगी का मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूं और मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं उससे, लेकिन उस पूरे 16 माह के दौरान एक शख्स खुली छुट्टी मिली हुई थी उसको शर फैलाने की, ठीक है जी। जिस तरह से शैतान को छुट्टी मिल गई थी खुली और उसने दुनिया के अंदर वबाल मचाया हुआ था, उसी तरीके से एक शख्स ने पाकिस्तान में वबाल मचाया हुआ था। ये तो अगर 9 मई ना होता और सर इनके अगर पट्टे ना खिंचते ठीक है तो ठीक है, फिर ये तो बात पता सुने, नहीं इस वक्त क्या आखिरी हाशर हो सवाल है चुका होता हमारा। क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी शॉर्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 16 माह की हुकूमत से आप मुतमिन नहीं है, पीडीएम हुकूमत से मुतमिन बिल्कुल नहीं है, नहीं, तो फिर अब भी बिल्कुल भी अगर नहीं। वही लोग आएंगे पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे तो फिर कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? मतलब किस तरह आगे जाएगा पाकिस्तान? नहीं, पीडीएम जैसी अगर हुकूमत बनेगी, आपका सवाल यह है कि अगर पीडीएम जैसी दोबारा हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान आगे, आगे कैसे जाएगा? इसका जवाब यह है कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है आगे आने वाले दिनों में, तो उस सूरत में ये जो शैतान बंद हुआ है ना, ये शैतान बंद ही रहेगा, और जब शैतान बंद रहेगा तो फिर इंतशार भी बंद रहेगा, और जब इंतशार बंद रहेगा तो फिर इस्तेहकाम आ जाएगा। ये है इसका, इस मसले का हल ये है। 9 मई के बाद से जब से शैतान बंद हुआ है तो इस मुल्क में इंतशार खातिर खा कम हो गया है, और आने वाले दिनों में वो इंतशार मजीद कम उसी सूरत होगा कि लेकिन जब शैतान सर बंद मेरा रहेगा। ख्याल है कि हमें पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ ऐसे अल्फाज हाँ, शैतान ये वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, आपका इंतशार, चलिए पॉइंट आ चुका इंतशार है मेरे बंद पास। रहेगा, इसको इंतशार कर लें। नहीं, फिर भी मतलब कैसे अल्फाज से गुरेज करना चाहिए ना जी। वारिस रज़ा साहब, आपके पास आऊँगा मैं कि क्या पाकिस्तान की सालमियत, अवाम की सालमियत, अवाम की बका के लिए तमाम सियासियों को, जो लीडर हैं, उनको इकट्ठा बैठ के जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनको भी एक साथ बैठ के क्या ये फैसला नहीं करना चाहिए, डायलॉग नहीं करना चाहिए कि कैसे हम मुल्क को आगे लेके जाएं, कैसे हम एक अवाम, जो गरीब अवाम है, जो लो तबका है, उसको, उसकी मुश्किलात को कैसे दूर किया जाए? क्या ऐसा डायलॉग होना चाहिए या नहीं? नहीं, आपका सवाल और आपके सवाल में जो एक पॉजिटिव ख्वाहिश है वो बहुत अच्छी है। देखिए, एक जमहूरी जो टाइम माशरा शॉर्ट है, ज़रा होता है, जल्दी आप इसको जवाब दीजिएगा। जमहूरी माशरा जो होता है उसमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए, आप जैसे नौजवानों को और सबको करनी चाहिए कि आपस में, देखिए, आपस में गुफ्तगू से मसले हल होते हैं। इख्तिलाफ भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम तो एक अरसे से, देखिए, इसमें जो इमरान प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है सियासी तौर से, वो ये हुआ है कि इमरान प्रोजेक्ट को ये कहकर लाया गया था कि तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, तुम्हें किसी से डायलॉग नहीं करने, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं है, तुम्हें किसी, ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये डाकू हैं। तो बात ये है कि पॉलिटिकल कुव्वतें जो हैं वो तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद ठीक है आपस सर, में आपका फिर पॉइंट आ गया। सफीना साहिबा, आपके पास आऊँगा, लास्ट क्वेश्चन है, आपने शॉर्ट जवाब देना है इसका। क्या बानी पीटीआई इस वक्त किसी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है या नहीं?
देखिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और वो मेरी या किसी और की या आपकी ख्वाहिश की वजह से रुक भी नहीं सकते। हो सकता है मुज़ाकरात हो रहे हों, नहीं, हमें लेकिन नज़र ना पहले आ वो रहा हो बहुत सख्त सकता है रवैया रखते थे ना। अब क्या वो नहीं होगा, मुज़ाकरात करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे एग्री हैं। हो पाएँगे? मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और हर मुज़ाकरात आपको और मुझे बता के नहीं पता चलते, वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पता चलता है। फिर वो जो रावी होता है, वो लिखता है कि चल तब कहाँ, च कौन से वक़्त पे जो नहीं, है देखिए बात मुज़ाकरात सुने हुए। ना, गिरफ्तारी हुए मुज़ाकरात जो नाकाम हो गए हैं, हमें खबरें मिली कि मुज़ाकरात हो रहे हैं जेल में, लेकिन उसकी भी तरदीद कर दी गई कि मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे। आप कैसे कह रही हमेशा हैं कि मुज़ाकरात तरदीद हो रहे होती हैं? है, जब मियाँ साहब जब मुल्क बदर थे, तो उस वक़्त भी तरदीदें होती थी। तो फिर आपने देख लिया कि फिर हो रहा था सब कुछ। तो सब कुछ हो रहा होता है, तरदीदें भी होती हैं, तो आप तसल्ली ज रखें, यहाँ पर सबको ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी ना होती तो फिर हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।